हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल क्लासेस। आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार के बारे में बात करेंगे। ये हमारे संविधान के पार्ट 3 यानी भाग 3 में इसकी चर्चा की गई है। ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये अनुच्छेद यानी आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसकी चर्चा की गई है, इसका वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा जो मूल अधिकार है वो कहाँ से लाया गया। तो ये हमारा जो मूल अधिकार है यह यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लाया गया। इसे नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है क्योंकि ये जन्म लेते ही हमें प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक एक आर्टिकल को समझते हैं। तो चलिए, पहला है आर्टिकल 12 यानी अनुच्छेद 12 की बात करते हैं। अनुच्छेद 12 में कहा गया है मूल अधिकार की परिभाषा। मूल अधिकार की परिभाषा का मतलब ये है, इसमें यह कहा गया है कि कौन कौन से राज्य कैसे कैसे नियम कानून बनाएगी। इसमें यह कहा गया है कि कौन कौन से राज्य, राज्य का मतलब यहाँ पे हरगिज ये नहीं है कि जिस स्टेट में हम रह रहे हैं उस राज्य की बात किया गया है ना। इसमें राज्य की, उस राज्य की बात की गई है। इसका मतलब संस्था, जो बड़े संस्थान हैं उसकी ये बात की गई है। जैसे बिजली ऑफिस एक अपने आप में बड़ा संस्था है, वो अपने कर्मचारियों को वेतन देती है, हर कुछ देती है, कुछ रूल रेगुलेशन भी लगाती है। तो उसके लिए यहाँ पे उस राज्य की बात की गई है। ठीक है, जैसे एक रेलवे बोर्ड की बात करें, ये भी एक अपने में एक बहुत बड़ा संस्थान है। तो एक बहुत बड़ा संस्था है ये। तो संस्था होने के कारण इस राज्य की यहाँ पे बात की गई है। हम जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य की बात नहीं की गई है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 13 यानी आर्टिकल 13 की बात करते हैं। आर्टिकल 13 में कहा गया है कि न्यायालय किसी भी कानून को समाप्त कर सकती है जो मूल अधिकार का उल्लंघन करे। अगर मान लीजिए कि हमारा मूल अधिकार ये है कि बोलने की स्वतंत्रता है। ठीक है, आप अपना सही बात, सही चीज को प्रकट कर सकते हैं अपनी बातों के अनुसार। ठीक है, लेकिन अगर कोई कानून बना दे, न्यायालय कानून बना देती है कि आप नहीं बोल सकते, आप सही भी नहीं बोल सकते, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। हमारा मूल अधिकार था, ये सरकार ने हटा दिया, तो इस पर न्यायालय जो है इसको भंग कर देगी, उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि वो अधिकार का उल्लंघन, मूल अधिकार का उल्लंघन कर रही थी। ठीक है, तो आर्टिकल 13 में ऐसा कोई कानून नहीं बनेगा जिसके कारण हमारे मूल अधिकार को ठेस पहुंचे। ठीक है, अगर ऐसा बन जाता है तो न्यायालय उसे समाप्त कर देती है। देखिए, वर्तमान में हमारे पास 6 मूल अधिकार हैं, 6, लेकिन पहले 7 हुआ करते थे। 7 में कौन कौन से थे? तो पहला था समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, है ना। तो राइट टू एसेट्स यानी संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वेलिटी, राइट्स टू इक्वेलिटी, समानता का अधिकार। ये आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, 14 से लेकर 18 तक बात किया गया है। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो चलिए जानते हैं आर्टिकल 14 को। इसमें कहा गया है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का मतलब ये हुआ कि कानून, विधि का मतलब कानून, कानून के समक्ष सभी क्या है? समान है। आप चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, आप अगर गलत काम करते हैं, आप अगर कोई गलत काम करते हैं तो आपको वही सजा मिलेगी जो नॉर्मल इंसान को मिलता है। ठीक है, तो विधि के समक्ष समानता है। आप देखते होंगे कि जहाँ पे कोर्ट में अगर देखेंगे तो एक लड़की, लेडीज खड़ी होती है, आंख में पट्टी, तलवार लेकर, ऐसे एक पुतला बना होता है ना, आंख पे पट्टी लगा रहता है। इसका मतलब काला पट्टी लगा रहता है। इसका मतलब ये है कि मेरे आंख में क्या है? पट्टी लगा हुआ है, आगे कौन खड़ा है मैं इसे किसी को नहीं देख रहा हूँ कि कौन आगे है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, जो भी आएगा आगे उड़ा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 15 की, अनुच्छेद 15 की बात करते हैं। इसमें कहा गया है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं आप। इसमें यह कहा गया है कि कोई जाति, धर्म, लिंग, स्थान के कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे किसी धर्म का हो, कोई मायने नहीं रखता है, आप उसके साथ भेदभाव नहीं करेंगे। ये आर्टिकल 15 में कहा गया है। अब हम आर्टिकल 16 की बात करते हैं। 16 में कहा गया है कि लोक निर्वाचन यानी सरकारी नौकरी में समानता दी गई है। चाहे आप बड़े कास्ट के हैं, छोटे कास्ट के हैं, जनरल से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, एससी एसटी से आते हैं, कुछ से भी आते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें यह कहा गया है कि इसमें पिछड़े वर्ग के लिए, जो पिछड़े वर्ग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनको कुछ आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आपके अकॉर्डिंग आरक्षण सही है या गलत है, आप कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको बताता हूं आरक्षण सही है या गलत है, आप समझिए। देखिए, आरक्षण कहीं ना कहीं अगर गलत होता, अगर हम गलत पहले बात करें, अगर गलत होता तो आपने आर्टिकल 13 पढ़ा है कि अगर कोई ऐसा कानून नहीं बनेगा जिससे हमारे मूल अधिकार का हनन हो या ठेस पहुंचे। तो अगर आरक्षण गलत होता, कहीं ना कहीं आरक्षण गलत होता, तो सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे हैं, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो हमसे कहीं ना कहीं ज्यादा पढ़े लिखे हैं।
तब वो CJI बने हैं, कहीं ना कहीं वही सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हमसे पढ़े लिखे हैं तभी तो हैं। तो इसलिए अगर वो चाहते तो आराम से इसको हटा सकते थे, क्योंकि आर्टिकल 13 में ये कहा गया है कि कोई ऐसा कानून नहीं बनेगा जिससे हमारे मूल अधिकार को ठेस पहुंचे। तो चाहते तो हटा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं हटाया। क्यों? देखिए समझिए, सरकार का कहना है कि अगर आप बढ़ रहे हैं तो बढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको नहीं रोक रहे हैं। लेकिन जो छोटे तबके के लोग हैं, जिनका कोई मतलब ज़्यादा, कुछ लोग जो बड़े लोग होते हैं उनका वैल्यू ज़्यादा नहीं करते हैं, सरकार चाहती है कि उसको थोड़ा सा ऊपर उठा के हम दोनों को बराबर कर दें। ठीक है, इसलिए सरकार उस छोटे जो पिछड़े वर्ग होते हैं उनको आरक्षण देती है। ठीक है, सरकार का कहना हरगिज नहीं है ये मानना है कि आपको नीचे गिराने का है, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी बढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बढ़ते रहिए, लेकिन जो छोटे तबके के लोग हैं, सरकार का मानना है कि वो थोड़ा सा ऊपर उठ के सब बराबरी हो जाए, जिसके कारण सही हो। तो सरकार इसलिए आरक्षण देती है। आपको क्या लगता है, आरक्षण सही है या गलत है? आप बताइएगा। हाँ, गलत यहाँ है कि जिसके घर में मान लीजिए कि आरक्षण मिल रहा है उसके लिए आरक्षण सही है, और जिसके घर में नहीं मिल रहा है उसके लिए बिल्कुल गलत है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17 की बात करते हैं। आर्टिकल 17 में कहा गया है अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किया गया है। किसके अंत किया गया है? छुआछूत का अंत कर दिया गया है आर्टिकल 17 में। अब हम आर्टिकल 18 की बात करते हैं। इसमें उपाधियों का अंत किया गया है। उपाधि समझते हैं? उपाधि जैसे पहले जमाने के लोग रखते थे, जैसे विक्रमादित्य की उपाधि थी, जो 14 राजाओं ने इसे ग्रहण किया था, विक्रमादित्य की उपाधि। ये हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। इसके बाद आपने सम्राट अशोक का पीछे जो सम्राट था वो क्या था? उपाधि ही था, सम्राट अशोक। तो वैसे ही उपाधियों का अंत कर दिया गया है। आप नहीं रख सकते उपाधि, किंतु कुछ क्षेत्र में आप रख सकते हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में रख सकते हैं, सुरक्षा के क्षेत्र में रख सकते हैं। जैसे कि आप शिक्षा के क्षेत्र में रख सकते हैं, प्रोफेसर हैं तो आप रख सकते हैं, डॉक्टर हैं तो डॉक्टर अपने नाम लगा सकते हैं। इसके बाद कर्नल, ब्रिगेडियर, सूर्यदेव सिंह, ऐसा कुछ लगा सकते हैं आप। लेकिन आप अगर विदेशी उपाधि रखना चाहते हैं, अगर मान लीजिए आप विदेश गए, वहां पे कोई आपको उपाधि दी गई, तो विदेशी उपाधि रखने से पूर्व पहले आपको राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट की अनुमति लेनी पड़ेगी, तब आप उपाधि को रख सकते हैं। तो आई होप आपको समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वालिटी आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल 14 से 18 तक की बात किया गया था इसमें, जो हमने एक करके आपको समझा दिया। अब हम चलते हैं आगे, कुछ आर्टिकल को और देखते हैं। तो चलिए जानते हैं हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट्स टू फ्रीडम, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक इसकी चर्चा की गई है। तो आर्टिकल 19 को पहले देखते हैं। तो देखिए, संविधान का रीढ़ आर्टिकल 19 को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? 19 को संविधान का रीढ़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत सारी स्वतंत्रता हमें देती है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या देती है। आर्टिकल 19 की 1 में कहा गया है आपको बोलने की स्वतंत्रता है। क्या है? आपको बोलने की स्वतंत्रता है। झंडा लहराने की स्वतंत्रता है। आप देखते होंगे जब इंडिया मैच जीतती है तो सभी झंडा लहराते हैं, तो आपको ये स्वतंत्रता दी गई है कि आप झंडा लहरा सकते हैं। बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन कुछ इसमें लिमिटेशन भी है कि आप कुछ भी नहीं बोल सकते। अब ऐसा थोड़ी ना कि कोई बगल से मान लीजिए कि राष्ट्रपति आए, अमेरिका के राष्ट्रपति आए, उसे आप गाली दे दें। तो आप बोलने की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल दें, मतलब आप अपने कह सकते हैं कि आप कंट्रोल में ही बोलेंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि झंडा लहराने की स्वतंत्रता है। पुतला जलाने की भी स्वतंत्रता आपको दी गई है। ठीक है, आप पुतला जलाते हैं, देखते होंगे पुतला जलाते हैं कुछ लोग। इसके बाद 19 के 2 में कहा गया है बिना हथियार सभा कर सकते हैं आप। बिना हथियार आप सभा कर सकते हैं। 10 लोग बैठे रहेंगे, आपको पुलिस पकड़ के नहीं ले जाएगी। ठीक है, आप बिना हथियार सभा कर सकते हैं। 19 के 3 में कहा गया है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। देखिए, जब आप सभा करेंगे तो आपकी बातें लोगों को अच्छी लगेगी, तो आप एक संगठन बना सकते हैं। बहुत सारे संगठन बने हुए हैं भारत में, तो आप संगठन भी बना सकते हैं, आपको ये स्वतंत्रता दी गई है। 19 यानी 19 के 4 में कहा गया है कि बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है। आप किसी भी राज्य में बिना रोके टोके आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं। भारत के किसी भी राज्य में आप बिना रोके टोके, कोई भी आपको रोक टोक नहीं करेगा, आप चारों ओर घूम सकते हैं। इसके बाद 19 के 5 में कहा गया है, 4 तो हो गया, 5 में कहा गया है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में बसने की आपको स्वतंत्रता दी गई है। आप मान लीजिए घूमने गए, आपको कोई जगह अच्छा लगा, आप वहाँ जाके बस सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये फ्रीडम, स्वतंत्र हैं, आप बस सकते हैं। 19 के 6 में कहा गया है संपत्ति रखने की स्वतंत्रता। अब देखिए, यहाँ पे मैंने आपसे कहा था संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। ये आर्टिकल 31 में हम इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ भी एक संपत्ति का अधिकार है ना, संपत्ति रखने की स्वतंत्रता, लेकिन इसे भी अब हटा दिया गया है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, तो चलिए जान लेते हैं। ये जो 19 का जो 6 में संपत्ति रखने का अधिकार है, 19 का जो 6 में संपत्ति रखने का अधिकार है, ये जैसे कि हम कोई संपत्ति खरीदें, उस संपत्ति की बात 19 के 6 में की गई है। लेकिन जो हमारे दादाजी के संपत्ति हैं,
उसकी 1906 में नहीं की गई है, उनकी जो चर्चा है वो कहाँ की है, आर्टिकल 31 में। वो पैतृक मतलब पिता के जो या दादाजी को ज़मीन रहेंगे, दादाजी की ज़मीन है, उनकी चर्चा आर्टिकल 31 में है। लेकिन अगर हम अपने पैसों से खरीदे, ये जो हम अपनी संपत्ति खरीदे, तो ये आर्टिकल 19 के 6 में संपत्ति रखने की स्वतंत्रता थी पहले, लेकिन इसे हटा गया। यानी संपत्ति के रखने का जो अधिकार था हमें क्यों हटा दिया गया, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, ये जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ये आर्टिकल 32, जो कि मैं एक क्लास बना के इस पर दे चुका हूँ, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये आर्टिकल 32 जो है, हमारे मूल अधिकार कोई भी ठेस पहुँचाता है तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करती है, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो ये मूल अधिकार का कोई हनन करता है तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट हमें बुलाती है आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है। तो आर्टिकल 32 के तहत हम जा करके इस पर कार्रवाई करवा सकते हैं। तो हुआ ये कि मान लीजिए कि हमारा संपत्ति का अधिकार का पहले मूल अधिकार था, तो हम रख सकते थे। तो होता क्या था कि जैसे रेल की पटरी बिछाना था, मान लीजिए ट्रेन की पटरी बिछवाना था, तो सरकार कहती थी देखिए आपका ज़मीन ही आ गया है, दे दीजिए। तो हमें संपत्ति रखने का अधिकार था कि नहीं, पहले था। तो आप अगर आपका मन है नहीं दीजिएगा तो क्या कर लेगा, कुछ नहीं, आपका अधिकार था वो। तो कुछ लोग बोलते ना हम नहीं देंगे, ये मेरे दादाजी के दहेज में मिला था, नहीं देंगे। तो बड़ा मुश्किल होता था। आप ट्रेन बिछवा रहे हैं कि जिलेबी छान रहे हैं, मतलब दिक्कत हो जाता था, तो बड़ा मुश्किल होता था ट्रेन को बिछाने में। तो सरकार ने उस संपत्ति का अधिकार को क्या कर लिया, छीन लिया, जिसके कारण अब आसानी से सरकार आपसे छीन सकती है, जनता नहीं छीन सकती। कोई व्यक्ति चाहेगा कि हम छीन ले, आपको नहीं छीन सकती, लेकिन सरकार आपसे ले सकती है और कुछ आपके उस ज़मीन के बदले आपको पैसा देती है, ठीक है, पैसा देती है, जितना आपका ज़मीन है उससे ज़्यादा देती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सरकार आपसे ले सकती है, लेकिन कोई व्यक्ति आपसे नहीं ले सकता है। तो संपत्ति के अधिकार को इसलिए हटा दिया गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे हटा करके वर्तमान के आर्टिकल 300 के क में भेज दिया गया, लंबा चौड़ा में भेज दिया, ले 300 के क में चला गया वो। इसके बाद अब बात करते हैं आर्टिकल 19 के 7 की। उसमें कहा गया व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, आप कुछ भी व्यवसाय कर सकते हैं, आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं। आप ठेला लगा के कचरी बेचिए, मुरही बेचिए या कपड़े बेचिए, कुछ भी बेचिए, आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। ये आर्टिकल 19 का 7 ये पावर हमें देती है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 20 की, यानी अनुच्छेद 20 की। अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। एक गलती के एक ही सज़ा है, यानी एक गलती के लिए आपको एक ही सज़ा दी जाएगी। ये नहीं कि मान लीजिए आप गलती कर लिए, आपको जेल भी हो गया, फिर आपको जज बोलेगा तुम ही था ना जो गलती किया था, चलो फिर जेल में। तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप एक गलती किए हैं तो आपको एक ही सज़ा दी जाएगी। उसके बाद दूसरा में कहा गया है कि समय उस समय के कानून के अनुसार दी जाएगी, है ना। जो गलती आपने किया था उस समय जो कानून बना गया था, उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, ना कि पहले या बाद के कानून के आधार पर दी जाएगी। जैसे मान लीजिए कि अभी हम चोरी किए और चोरी करने की सज़ा जो है, मान लीजिए सपोज हम समझा रहे हैं, चोरी करने की सज़ा 1 साल है, ठीक है। लेकिन 2-4 दिन के बाद अब देखिए केस, अब कोई हम पे केस किया, फिर इसका मुकदमा ऐसे लंबा चलता है तो टाइम लगता है। इतने दिन में क्या हुआ कि चेंज हो गया रूल रेगुलेशन कि अगर कोई चोरी करता है तो उसे फांसी की सज़ा दी जाए, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। हमने जब चोरी किया था तो उस समय जो कानून था 1 साल की सज़ा थी, तो उससे हमें उसी सज़ा को दिया जाएगा, ना कि फांसी की सज़ा दी जाएगी। अब जो नया में करेगा उसको दी जाएगी। कहने का मतलब है कि उस समय में जो कानून बना था उसके आधार पर ही दी जाएगी, ना कि पहले ना बाद में। पहले था कि चोरी करने पे राजा हाथ कटवा देते थे, तो कहेगा याद करो जो हाथ कटवा दिया जाता था। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। उस समय में जो कानून था, जो हमने किया, उस समय में जो कानून बनाया गया था उसके आधार पर ही दी जाएगी। आर्टिकल 20 का 3 जो है, किसी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही से संरक्षण, मतलब आप स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते, इसमें ये कहा गया है। 20 में ये कहा गया। ये 20 का 1, 2, 3, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार, यानी राइट्स टू फ्रीडम। तो अब चलिए आगे हम देखते हैं। तो चलिए अब जानते हैं हम आर्टिकल 21 के बारे में। इसमें कहा गया है कि इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। इसमें यह कहा गया है कि सरकार का कर्तव्य होगा कि हमारे प्राणों की रक्षा करे। जैसा कि आप देखते होंगे कि इस कोरोना काल में सरकार जो है फ्री में चावल गेहूँ देती है ना, लोगों को पहुंचाती है। सरकार फ्री में वैक्सीन लगवा रही है, क्योंकि सरकार का कर्तव्य है कि हमारे प्राणों की रक्षा करेगी, क्योंकि आर्टिकल 21 यानी हमारा ये मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स है। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है निजता का अधिकार जोड़ दिया गया। अब हम अपनी गोपनीयता यानी प्राइवेसी को अब हम छुपा सकते हैं। जैसे कि मेरा मन होगा कि हम किसी को कुछ ना बताएं, तो कोई हम पे फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा ये मूल अधिकार है। मेरा मन होगा हम बताएंगे, मेरा मन होगा नहीं बताएंगे, है ना। तो ये हमारे प्राइवेसी को भी अगर कोई ज़्यादा अगर हमें परेशान करता है कि आप अपने प्राइवेसी को क्यों छुपा रहे हैं बताइए, तो हमारा ये क्या है,
फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार है, हम कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 का यूज़ करके। तो ये सब हमें पावर देती है। इसके बाद नोट में लिखा है आर्टिकल 20 यानी 20 तथा 21 जो है आपातकाल के दौरान भी ये रद्द किया जा सकता है, नहीं किया जाता है, सॉरी ये नहीं किया जाता है, मतलब 20 और 21 जो है ये आपातकाल के दौरान भी रद्द नहीं किया जाता है। यानी कोई इमरजेंसी भी लग जाती है तो आर्टिकल 20 और 21 जो है आर्टिकल, उसे रद्द नहीं किया जाता है, यानी आप इसे आप इसे रद्द नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 21 के क में क्या, चलिए देखिए 21 का ये क है, यानी 21 का ए आप कह सकते हैं। अनुच्छेद 21 का क में कहा गया है कि इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि आप देखते होंगे कि सरकारी स्कूल में 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। सरकार लड़कियों को पैसा भी देती है कि नहीं? आप निःशुल्क शिक्षा पोशाक के लिए लड़कों को भी देती है, हर क्षेत्र में अपना देती है। तो इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 21 के क में, ये भी मूल अधिकार में जोड़ दिया गया है, ठीक है। इसके बाद आपका अनुच्छेद 22 यानी आर्टिकल 22 की बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि इसमें गिरफ्तारी से रक्षा करने के लिए 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। गिरफ्तारी से रक्षा करने के लिए इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। इसमें पहला स्वतंत्रता दिया गया है कि गिरफ्तार करने से पहले वारंट का मतलब होता है कारण बताना। आपको कोई पुलिस अगर पकड़ के ले जाती है तो गिरफ्तार करने से पहले आपको वारंट बताना होगा कि आप क्या कारण, किस कारण से हमें पकड़ के ले जा रहे हैं, वारंट दिखाना होगा इसे, ठीक है। सेकेंड में कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत करना होगा। ये मान लीजिए कि जो हमें थाना पे रखा है, दरोगा या जो भी है, वो हमें पकड़ के ले गए हैं, तो 24 घंटे के अंदर हमें कहाँ ले जाएंगे? न्यायालय में ले जाएंगे, है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले जाएंगे, जहाँ ले जाए। तो न्यायालय में ले जाने का, देखिए ये 24 घंटे में जो आने जाने का जो टाइम होता है उसको नहीं जोड़ा जाता है। जब से आप थाना में एंट्री मारे हैं तब से आपको जोड़ा जाएगा 24 घंटे। पहले ये बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन जब से अब कैमरा लगा है बहुत ज़्यादा रेलवे पुलिस स्टेशन में, तब से ये कम हो गया है। तो 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत करना पड़ता है। इसके बाद तीसरा में दिया गया है गिरफ्तार व्यक्ति को अपना पसंद का वकील रखने की अधिकार है। अगर जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं उसका मन होगा कि हम कोई जो मन होगा वो अपना वकील रख सकता है, इसे ये स्वतंत्रता दी गई है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। मैंने आपको समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, मैंने 2 अधिकार आपको अभी तक बता दिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको तीसरे और चौथे जो भी अधिकार बचे हुए बाकी अधिकारों को हम बताएंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय, थैंक यू।